ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो कल हमने स्लाइड नंबर 4 तक कर लिया था पूरा। ये हो गया था, राइट। अब आगे का देखते हैं कि स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस ऑकर्स व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द रिसोर्सेस। ओके, जब आपका ये स्ट्रेस क्या है, जब आपका प्रेशर आपके रिसोर्सेस से ज्यादा हो जाएगा तब वो स्ट्रेस की सिचुएशन होती है। ओके, stress is the reaction people have to excessive pressure or other types of demand placed upon them. It arises when they worry that they can't cope up. जैसे आपके सामने कोई एक सिचुएशन आई है, ओके, आपको कुछ काम करना है। उस काम करने के लिए अगर आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद है, रिसोर्सेज मतलब सब सुविधाएं उस काम को पूरा करने के लिए, अगर वो सब सुविधाएं मौजूद है तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। आपको मालूम है ठीक है, मेरे पास है, इतने रिसोर्सेज है, मेरे पास साधन है, तो मैं ये काम को कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास काम आया और आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास वो सुविधाएं नहीं है, तो आपको क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगी इसको, है ना। तो स्ट्रेस कब आता है? जब आपका प्रेशर रिसोर्स से ज्यादा हो जाता है। ओके, अब हम इसको कैसे और समझ सकते हैं कि a state of psychological and or physiological imbalance resulting from the disparity, okay, between situational demand and the individual's ability and or motivation to meet those demands. A state of mental or emotional strain or tension resulting from adverse or demanding circumstances. आपके सामने एक सिचुएशन आई है, मान लो आप वर्किंग हो और आपको ऐसा है कि आप जिस जगह पे काम करते हैं वो कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो माल बन रहा है उस माल को आपको, है ना, डिलीवर करना है। आपको डिमांड तो बहुत ज्यादा आ गई कि 1000 प्रोडक्ट बनाने का डिमांड आ गया और वो भी आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया। ठीक है, अब आप क्या सोचोगे? अगर आपके पास बराबर मैन पावर है तब आप शांत रहोगे कि नहीं, मेरे पास उतने आदमी हैं, इतने इतने से वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उतने रिसोर्स नहीं है, उतने आदमी नहीं है, तो आपको टेंशन आएगी, अरे मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। तब उस समय आपको मेंटल एक टेंशन आएगा, या जब आपको इमोशनल भी कोई टेंशन आता है। इमोशनल टेंशन मतलब क्या कि आपके सामने कोई घर में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई या आपसे रिलेटेड कोई व्यक्ति है, उसको कोई परेशानी आ गई और उसका सलूशन आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो भावनात्मक रूप से आप में एक तनाव आ जाता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में, मेंटल हो इमोशनल हो, अगर किसी तरह की सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन आ जाती है ना, और हम उस सिचुएशन में अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते या उस सिचुएशन के साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं कि जितनी डिमांड चाहिए उतना हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें टेंशन आ सकती है या स्ट्रेस हो सकता है। अभी स्ट्रेस जो है वो 2 टाइप का होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखें कि स्ट्रेस के प्रकार कितने हैं, तो 2 टाइप के स्ट्रेस है। पहला है यू स्ट्रेस और दूसरा है डी स्ट्रेस। आप इसको यू स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो और डी स्ट्रेस को निगेटिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो। तो यू स्ट्रेस क्या है? इट इज नेसेसरी इन लाइफ। और डी स्ट्रेस क्या है? कॉज डिजीजेस इफ नॉट मैनेज्ड इन टाइम। मतलब आप जब आपके हर काम के लिए आपको स्ट्रेस होता है, जैसे अगर आपकी एग्जाम आएगी ना तो आपको स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन वो क्या है? यू स्ट्रेस है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं ये एग्जाम दूंगी ना तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा और मैं अपना योगा का काम और अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। लेकिन अगर एग्जाम का सुनते ही आपको इतना ज्यादा टेंशन आ गया कि आप बीमार पड़ गए, आप उसको उस एग्जाम का टेंशन झेल ही नहीं पाए, तो क्या होगा? उसकी वजह से आपको रोग हो गया, आपने उसको ठीक से टाइम पे मैनेज नहीं किया स्ट्रेस को। जब स्ट्रेस आया तब आप उसको मैनेज नहीं कर पाए और उसकी वजह से आपको फिजिकल, मेंटल या इमोशनल किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया, या, है ना,
तो वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम दोनों के लिए है, एक ने क्या किया, एग्जाम का स्ट्रेस आया तो ज्यादा पढ़ाई करना चालू किया, एक को एग्जाम का स्ट्रेस आया तो वो बीमार पड़ गया। तो जो बीमार पड़ गया उसके लिए वो डिस्ट्रेस हुआ, और जिसने अच्छा पढ़ाई किया और अच्छे मार्क्स लाए उसके लिए वो यू स्ट्रेस हो गया, पॉजिटिव स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम का सुनते ही उसने और अच्छा पढ़ाई किया, टॉपिक के बारे में उसको और ज्यादा नॉलेज मिला। ओके, अब हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप रोज ऑफिस जाते हो, 8 घंटे काम करते हो, तो वो यू स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि आप जाते हो, है ना, घर से बाहर निकलते हो, लोगों से, आपके जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलते हो, और आपके पास एक टारगेट होता है कि आज मुझे ये काम करना है, और आप उसमें भी आपके पास है, तनाव है काम करने का, लेकिन आपको मालूम है कि मैं 1 घंटे में, 8 घंटे में मेरा काम है, इतना देर तक मुझे ये काम करके फिर जाना है। लेकिन अगर वही जो 8 घंटे आपका ऑफिस आवर्स है, अगर उसको बोला जाए कि आपको है ना आज 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तो अगर आपके पास सुविधाजनक है, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर आप तैयार हो, तो 12 घंटे आप एक दिन तो कर लोगे, 2 दिन कर लोगे। लेकिन अगर रोज रोज 12 घंटे आपको बिठाया जाएगा, तो ये जो यू स्ट्रेस था वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रेस में। मतलब 8 घंटे तो आपने बहुत अच्छे से काम किया, है ना, उसको जिम्मेदारी के साथ काम किया, स्ट्रेस था उसमें भी, लेकिन वो स्ट्रेस से आपको काम के लिए मोटिवेशन मिल रहा था। लेकिन अब 12 घंटे कर करके आप है ना थक गए, आप कोप अप नहीं कर रहे हो कि 12 घंटे नहीं हो रहा है मुझसे, तो सेम वही काम आपके लिए डिस्ट्रेस हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, आई परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर, कि जब मुझे ना प्रेशर आता है तो मैं अच्छा काम करती हूँ। एग्जाम का डेट डिक्लेयर हुआ ना, तब मेरा अच्छा पढ़ाई होता है। जब तक डेट नहीं आता ना, तब तक मेरा अच्छा पढ़ाई नहीं होता, कितना भी करूँ ध्यान नहीं लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना, जैसे ही डेट आता है, आप क्या बोलते हो कि अभी डेट आया ना, तो अभी प्रेशर आ गया ना, तो अभी मैं पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए यू स्ट्रेस होता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम का प्रेशर आया और आप बीमार हो गए, तो वो डिस्ट्रेस हो गया। नाउ फैक्टर्स दैट मेक्स अस मोर प्रोन टू स्ट्रेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव ड्राइव, मतलब अगर हमारे अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा है, तो भी हमें स्ट्रेस आएगा कि मुझसे वो आगे ना निकल जाए ना। इंटेंस ड्राइव टू सक्सीड, अगर हमें सफलता के लिए या उस काम को पूरा करने के लिए, है ना, बहुत अंदर से तीव्र इच्छा है कि किसी भी कीमत पे मुझे सक्सेस पाना ही है, ये काम को सक्सेसफुली करना ही है, तो भी आपको स्ट्रेस आएगा, है ना। गैप बिटवीन अचीवमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन, इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है कि आपने एक्सपेक्टेशन किया था, आपने सोचा था कि मुझे इतना मिलना चाहिए, मेरी सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए, या मेरा काम, मुझे इतना परसेंटेज आना चाहिए था, लेकिन आपको जो मिला, या फिर रनिंग में मैंने जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, मुझे फर्स्ट रैंक आना चाहिए था, लेकिन उससे कम मिलता है आपको। अगर तो जितना ज्यादा गैप रहेगा, आपके एक्सपेक्टेशन, आपके अचीवमेंट, जैसे आपका एक्सपेक्टेशन था कि मुझे स्पोर्ट्स में फर्स्ट आना है, लेकिन आप सेकंड आ गए, तो गैप ज्यादा नहीं था, तो स्ट्रेस आया, लेकिन थोड़ा कम आया। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन था कि मुझे फर्स्ट आना है, और आप लास्ट के 10 में भी नहीं आ पाए, या फर्स्ट के 10 में भी नहीं आ पाए, तो गैप ज्यादा हो गया, तो आपको उतनी ज्यादा निराशा, उतना ज्यादा स्ट्रेस आता है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोमिनेंस एंड रिकॉग्निशन, अभी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास कैसी है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर ठीक से निभा नहीं पा रहे हो, उस जिम्मेदारी को, तो भी आपको स्ट्रेस आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डोमिनेंस एंड रिकॉग्निशन की, आपको किसी चीज के लिए कि मुझे इस क्षेत्र में ऐसा नाम कमाना है, लोग मुझे इस चीज के लिए जाने, है ना, तो उसमें भी अगर आप कोप अप नहीं कर पाते हो, तो भी आपको स्ट्रेस आता है। या पुअर एबिलिटी टू डेलीगेट अथॉरिटी, कि आपका जो बॉस है, जैसे आपके अंदर ज्यादा आप है ना जिस काम में हो उसमें आप अच्छा करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे बॉस को तो कुछ इस काम के बारे में मालूम ही नहीं है, मुझे ज्यादा मालूम है ना, तो भी आपको स्ट्रेस आएगा। या फिर जो बॉस है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ही कम है या नहीं है ठीक से, तो भी आपको स्ट्रेस आएगा कि बॉस ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से वर्कर को स्ट्रेस आ सकता है। नाउ स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना जिनको परफेक्शन का भूत सवार होता है कि नहीं, मुझे ये काम ऐसा का ऐसा ही होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसकी वजह से भी उनको रात रात भर नींद नहीं आएगी जब तक कि वो परफेक्शन नहीं आएगा।
वो भी स्ट्रेस का कारण होता है। नाउ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड ओवर कमिटमेंट। अगर आपने ऐसा डिसाइड किया कि मेरा ये काम इतने दिन में पूरा होना चाहिए, है ना, लेकिन वो टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ। हाँ मैथिली जी। आपका आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी सभी के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं मैम, आ रहा है, कोई आ रहा है प्रॉब्लम नहीं है। आपका आवाज आ रहा है। ओके मैथिली जी, सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो आपका डिवाइस चेक कीजिए एक बार। ओके, नाउ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं हुआ, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। या आपने जितना आपकी क्षमता थी उससे ज्यादा आपने कमिटमेंट कर लिया कि हाँ मैं कर लूंगा इतना, लेकिन आप कर ही नहीं पाए, या कैसे करूंगा मैं, इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। okay? और स्ट्रेस दूसरे कारण से भी आता है ना। अवर यूनिक पर्सनालिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न मेक्स अस मोर और लेस वल्नरेबल टू स्ट्रेस। जैसे आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसकी वजह से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि ज्यादा स्ट्रेस आएगा कम। जैसे जो लोग है ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब बहिर्मुखी होते हैं, है ना, उनका वो क्या होता है, जितना गुस्सा होता है या मन के जो विचार होते हैं वो तुरंत बोल देते हैं, तो उनको स्ट्रेस कम आता है। लेकिन जो लोग अंतर्मुखी होते हैं ना, उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि वो मन में ही लेके सब बातें रखते हैं। तो पर्सनालिटी की वजह से भी आपको स्ट्रेस कम होगा, ज्यादा होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। या आपके वैल्यूज, एटीट्यूड, जैसे आपके वैल्यूज जो है, अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा, यम नियम को हम बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना। हमारे लिए कैसा है कि पैसे के लिए हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए हमें एक लिमिट रहेगा कि नहीं, अगर यहाँ पे पैसे के लिए अगर उसका नुकसान हो रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी वैल्यूज में है, हमारी संस्कृति में है। लेकिन अगर हम फॉरेन में जाएंगे ना, तो वहां पे उनके लिए यम नियम जैसा वो कुछ फॉलो नहीं करते। उनको बस इतना पता है कि मुझे पैसे कमाना है, उसका नुकसान होता है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वे ये वैल्यूज अलग अलग हो गई, उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस कम या ज्यादा हो सकता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब क्या, कि कोई कोई पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखता है, कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आई तो भी वो रखेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब, या वो ट्राई करेगा कि मैं इस चीज से कैसे उबर पाऊँ या इसको और कैसे बेटर कर सकूं, या आज मेरी लो सिचुएशन है, कल अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा मान के वो संतोष रखता है, शांत रहता है। लेकिन कुछ लोगों को जरा सा कुछ यहाँ वहाँ होता है, तो उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो भड़क जाते हैं, या उनको गुस्सा आ जाता है, या उनको अहंकार हो जाता है। एटीट्यूड की वजह से भी आपका स्ट्रेस कम ज्यादा हो सकता है। बिहेवियर पैटर्न, आपका बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से भी आपका स्ट्रेस कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है ऐसा नहीं कि सेम सिचुएशन में, जैसे कोई है, एग्जाम तो सभी की होती है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर या स्ट्रेस किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, क्योंकि उनके एटीट्यूड किसी का अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, इसकी वजह से भी। और भी स्ट्रेस के रीजन है, ट्रैफिक हो गया, है ना, हमको स्ट्रेस आ जाता है। पैसे की मारामारी में भी स्ट्रेस आ जाता है ना। सोचते सोचते रहते हैं किसी चीज को, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। घर में बंद रहते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। हम लोग बहुत सारे कुछ भी विचार मन में आते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है ना। और कभी भी फोन आ जाता है, हमें फोन उठाना पड़ता है ना। अभी हम कुछ काम कर रहे थे, अच्छे मूड में थे, एक फोन आया कि अरे आपका इतना नुकसान हो गया या आपका ऐसा हो गया, तो हम तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना। या कभी हमें अपने लाइफ में पता ही नहीं है कि मुझे किधर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, क्या कहाँ जाना है, ये भी नहीं पता, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है कि अरे, जैसे स्टूडेंट होते हैं, 12th पास कर लिया, अभी क्या करने का, कोई डिसाइड ही नहीं किया है, तो उनको उसका भी स्ट्रेस आएगा कि अरे मेरा फ्रेंड तो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मैं किधर जाऊँ, है ना। या डेड एंड, मतलब कि अब आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया हूं ना कि आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, उस सिचुएशन में भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। और काम से रिलेटेड भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशन। आपके शारीरिक और मानसिक हेल्थ पे भी, स्वास्थ्य पे भी, आपका जो वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पे आप काम करते हो, अगर वो कंडीशन अच्छी है तो आप अच्छे से काम करोगे। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है,
जैसे कि वहाँ पे हमेशा बहुत आवाज़ होती रहती है, आपके जहाँ काम करते हो, तो भी उसका भी स्ट्रेस आ सकता है। अगर ठीक से लाइटनिंग नहीं है वहाँ पे, लाइट अच्छी नहीं है ना? या सन लाइट अच्छी नहीं है या उस जगह पे लाइट अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। या अनकंफर्टेबल टेम्परेचर, कि जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे या तो बहुत गर्मी या उमस हो रही है, उसकी वजह से भी आप, या बहुत ठंडी लग रही है, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है कि आप ठीक से काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो टेम्परेचर की वजह से। या अनसोशल और एक्सेसिव आवर्स, है ना? कि अगर आप जहाँ पे आप काम करते हो, आपको अकेले ही काम करना पड़ता है, वहाँ पे और कोई है ही नहीं, है ना? ऐसे भी बहुत सारे जॉब होते हैं जहाँ पे आपको अकेले काम करना पड़ता है, या फिर आपको कई के लगातार कई घंटों तक काम करना पड़ता है। 24 के, जैसे पुलिसमैन है, उनको कितने घंटे तक लगातार कभी-कभी काम करना पड़ता है, तो उनको भी बहुत सारा स्ट्रेस आता है। तो इस तरह से काम के सिचुएशन से भी, कंडीशन से भी, वर्किंग कंडीशन से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। और चेंज एट वर्क, अगर आपका जो, जहाँ पे आप काम करते हो, अगर आपका जो टाइम है या जो काम का नेचर है सेम रहता है, तो हम लोग उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चला कि अरे कल आपका है ना प्रमोशन होने जा रहा है, और प्रमोशन का सुन के भी आपको स्ट्रेस आ सकता है, या फिर आप बोलोगे कि मुझे प्रमोशन तो मिल रहा है, लेकिन क्या मेरी सैलरी भी बढ़ रही है क्या? अगर नहीं बढ़ रही है तो उसका भी स्ट्रेस आ सकता है। या अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरा रिटायरमेंट आ रहा है, रिटायरमेंट का सुन के फिर आपको ऐसा भी लगता है रिटायरमेंट के बाद मैं करूंगा क्या, उसका भी स्ट्रेस आ सकता है। ये जो अननोन फियर है ना, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहा है। जो वर्किंग वुमन है, अगर उसको नॉन वर्किंग करना पड़ा, घर में रुकना पड़ा, तो उसको स्ट्रेस आ सकता है। या कोई नॉन वर्किंग वुमन है कि बहुत 3-4 सालों तक वो किसी वजह से घर में रही, अब उसको काम पे जाना पड़ेगा, तो उसको भी स्ट्रेस आ सकता है कि हमारे जो नॉर्मल रूटीन है उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमें स्ट्रेस आ सकता है। ओके। और स्ट्रेस किससे आता है? स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, मतलब हमें ऐसा टारगेट होता है ना बहुत सारी कंपनियों में कि 30 तारीख तक आपको इतना सेल लाना है, या आपको इतना सामान बेचना है, या आपको इतना टारगेट पूरा करना है। तो वो टारगेट नहीं पूरा होगा तो भी स्ट्रेस आएगा। मतलब अगर डेडलाइन है कि ये डेडलाइन पे, जैसे जो ये अपना टैक्स वगैरह भरने की जो डेट होती है, तो उसमें आ जाता है कि ये डेट को टैक्स भरने का लास्ट डेट है। तो उसमें जो टैक्स वाले हैं, जो भरते हैं ये सब अकाउंटेंट वाले, उनको कितना स्ट्रेस आता है कि 12 बजे से पहले मुझे सबका भर के रखना है ना? तो डेडलाइन की वजह से भी बहुत स्ट्रेस आता है। या हैवी वर्कलोड एंड इंटरप्शंस, अगर आपका जो काम है, काम बहुत ज्यादा है और आपके पास सुविधाएं नहीं है उतनी, तो भी स्ट्रेस आएगा। और अगर बार बार काम के दौरान बहुत बार आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो भी स्ट्रेस आएगा। और अगर आप फैमिली और वर्क के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा टाइम कभी ऑफिस में गुजारा, तो भी कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, फैमिली वाले मुझे चिल्ला रहे, तो भी आपको स्ट्रेस आएगा। ये जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से भी स्ट्रेस आएगा आपको कि मेरा जॉब कल है कि नहीं रहेगा, या मैं कहीं जॉब से निकल ना दिया जाऊं, है ना? एंड प्रेशर फॉर हाई परफॉर्मेंस, कि मैं जो परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, है ना, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा रहता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगी तो शायद मुझे निकाल देंगे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस आना, आपके पर्सनल इशू कुछ हो सकते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है, किसी डिजीज की वजह से कोई रोग हो गया है, बैक में पेन हो रहा है तो स्ट्रेस आ रहा है कि ये बैक पेन है, या नेक पेन हो रहा है ना? तो मेडिकल या हेल्थ की वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। या आपको फ्री टाइम बहुत कम मिलता है, ज्यादातर टाइम आपका काम में बीतता है, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। वर्क ओवर और ओवरलोड, अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम है, ओवरलोड है वर्क, तो भी आपको स्ट्रेस आ सकता है कि जितना काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और सोर्सेस नहीं है ना? या आपका कैरियर को लेके, या काम का जो शिफ्ट वर्क है, कभी आपको नाइट शिफ्ट दिया जाता है, कभी डे शिफ्ट दिया जाता है, कभी आपको बोला आप है ना ये काम करोगे मैनेजमेंट का, कभी आपको बोला जाएगा कि अभी आज ये काम करो, तो वो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तभी भी आपको स्ट्रेस आता है ना? या आपके ऑक्यूपेशन में, आप जिस प्रोफेशन में हो उसकी कुछ डिमांड है कि आपको ऐसा ही होना चाहिए, आपके अंदर ये एबिलिटी, जैसे कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है उनको हमेशा फिट फाइन एकदम ब्यूटीफुल दिखना रहता है, लेकिन अगर एज की वजह से उसकी स्किन डल हो रही है या उसको कुछ हो रहा है, लेकिन उसके ऑक्यूपेशन में क्या है, आपको एकदम सुंदर दिखना है,
तो उसको बहुत स्ट्रेस आता है कि मैं जरा सा कुछ है ना, एक मार्क आ गया तो भी उसको बहुत स्ट्रेस आएगा कि अभी ये मार्क क्यों आया, कैसे आया, उसको कैसे हटाया जा सकता है ना। तो ऑक्यूपेशन की डिमांड की वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, है ना। अगर आपको समाज की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, टेक्नोलॉजी चेंजेस, है ना। अगर आपके जो ग्रुप है उसमें कुछ मनमुटाव हो गया, या आपस में भी किसी का कुछ नहीं जम रहा है ना, या आपको जो निर्णय लिया जाता है घर में या ऑफिस में उसमें आपको शामिल नहीं किया जाता, या रोज रोज जैसे अभी लॉकडाउन आया था तो सब लोग ऑनलाइन आ गए, टेक्नोलॉजी का कितना हमें स्ट्रेस आया था कि अरे ये जूम कैसे सीखने का, कैसे चालू कैसे करने का, क्लास कैसे लेने का, उसका कितना स्ट्रेस था। वो भी है ना एक स्ट्रेस का कारण है। थिंक टू मच और नॉट एट ऑल, अकोमुलेट इट, वर्क टू मच और नॉट एट ऑल, है ना, स्लीप टू मच और नॉट एट ऑल, कि बहुत ज्यादा या बहुत कम, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो आपको स्ट्रेस आएगा। और भी दूसरे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का टाइप क्या है ना, आपके पास एमिनिटीज कौन कौन सी, सुविधाएं कौन कौन सी है, आपका एज क्या है ना, और आपके कुछ एलिमेंट्स है क्या, कुछ बीमारी है क्या, आपके हार्मोन्स चेंजेस कैसे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ब्रेकअप्स, डाइवोर्स, है ना। और कास्ट और रिलीजन की वजह से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है तो उसमें तो एक साथ कई शादियां कर सकते हैं, हिंदू में नहीं कर सकते, तो ये दो रिलीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है ना। बिजनेस लॉसेस, फ्लक्चुएशंस, वॉर की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उसकी वजह से आपका कुछ नुकसान हो गया है ना, या फिर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट या डिजास्टर आ गया, रेप का, अदर दूसरे सब स्ट्रेस के कारण, है ना। शादियों के बाद जो स्ट्रेस होते हैं वो अलग, एग्जाम का, स्पोर्ट्स का, इवेंट का, इंटरव्यू का, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आपको स्ट्रेस आ सकता है। अब हमारे योगा में देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस को क्लेश कहा है। क्लेश मतलब क्या? दुख, पेन। तो उसके लिए एक वहां पे सूत्र है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, कि हमारे अंदर 5 प्रकार के दुख है, ये हमारे 5 प्रकार के क्लेश है, ये 5 प्रकार के स्ट्रेस है। तो उसमें पहला है अविद्या। ये चारों जितने भी हमारे क्लेश है, जितने भी हमारे दुख है, उन सब का मेन रीजन क्या है? अविद्या। अविद्या मतलब क्या? कि आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता ही सभी दुखों का, सभी क्लेशों का कारण है। अस्मिता क्या है? इगोइज्म, हमारे अंदर घमंड आ गया, सेल्फ सेंटर्ड है, आईनेस आ गया, प्राइड आ गया, तो भी आपको स्ट्रेस आएगा। राग, राग मतलब अटैचमेंट, जिसके साथ ये है ना, राग मतलब जिसके साथ हमें प्रेम है, आज हमें प्रेम है तो अच्छा लग रहा है, उसके साथ अट्रैक्शन है, लेकिन कल वही चीज हमसे दूर हो जाएगी तो हमें दुख होएगा, है ना। द्वेष, जिस चीज से हम नफरत करते हैं उससे तो हमें ऐसे ही स्ट्रेस रहता है। अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब मरने का डर। मरने का डर तो सभी को है। अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको लगा कि अरे अभी मैं मर जाऊंगा, सडनली स्ट्रेस आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये 5 जो क्लेश है वो हमारे स्ट्रेस का कारण है योगा फिलोसफी के अनुसार। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, और क्या है? ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और क्रिया योग करने से क्या होगा? आपका जो मन है वो समाधि में जाएगा और आपके जो क्लेश है वो कम हो जाएंगे। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करने से आपके जो क्लेश है वो कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योगा, ठीक है। नाउ इनिशियल सिम्टम्स ऑफ जॉब रिलेटेड स्ट्रेस। अगर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो उसमें क्या, कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे स्ट्रेस आया है ना। आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, मतलब आप जो काम करते हो वो ठीक से नहीं कर पाओगे। और वर्क रिलेटेड इंजरीज, मतलब आप गलतियां बहुत ज्यादा करोगे, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, आपको पैनिक अटैक आएगा कि अरे मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, एंगर होगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, मूड स्विंग फटाफट होगा कि अभी ये कर रहा हूँ, अभी आपका ये मन कर रहा है, फटाफट मूड स्विंग होगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। आपका वो सब कहाँ निकलेगा? फैमिली में आ जाएगा। ऑफिस का गुस्सा आपको है, ऑफिस में काम ठीक से नहीं चल रहा है तो घर आके सब भड़ास निकालोगे, तो तभी ये समझ जाओ कि आपको जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस हो रहा है। और फिजिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे?
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, है ना, कि आपको है ना जब भी स्ट्रेस आता है तो पीरियड के आने के पहले भी आपको बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, है ना, ब्लोटिंग हो जाता है, पेन होने लगता है, या बॉडी में किसी प्रकार का है ना बैकएक होना, क्रैम्प आना, वो सब सिंड्रोम दिखाई देने लगते हैं। तो भी वो एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है कि आपको मेंस्ट्रुअल के टाइम पे, है ना, पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन आना भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। ओके, आपका जब स्ट्रेस आएगा आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा, है ना, आपको नींद नहीं आएगी, ओके, फटीग रहेगा, थकावट रहेगी, आपका पाचन क्षमता कम हो जाएगी, है ना, आपका सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगा, हेडेक होगा, और नेक में, बैक में, हाथ में, पैर में कहीं पे पेन हो सकता है, और आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, उसकी वजह से इंफेक्शन कम हो इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है ना, अपचन हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आपको पसीना आ सकता है, और शरीर में कंपन हो सकता है स्ट्रेस आने पे, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हमारी जो पल्स रेट है वो फ्लक्चुएट होने लगती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है या कम हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, हाथ कांपने लगता है ऐसे कि ना कुछ उठाएंगे भी तो ऐसा लगता है कांप रहा है। ये सब क्या है, ये सब होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस हुआ है। ये सब फिजिकल सिम्टम है, आपके शरीर के ऊपर इसका इस तरह से असर होता है। अब स्ट्रेस का बिहेवियर के ऊपर कैसे असर होता है कि अपेटाइट चेंजेस, टू मच और टू लिटिल, मतलब आपको या तो बहुत भूख लगने लगेगी या तो कम भूख लगेगी, तो समझ जाओ कि मुझे स्ट्रेस हुआ है ना। और ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज्यादा खाओगे या तो कम खाओगे, वो भी प्रॉब्लम है। आप दारू पीना या तो ड्रग का सेवन करना, मतलब आपको ऐसा लगेगा ड्रग लूंगी, अल्कोहल लूंगी, उससे स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्मोकिंग करना चालू कर दोगे, आपको हर समय ना रेस्टलेस लगेगा कि कहीं पे भी चैन नहीं आ रहा है, बेचैनी होने लगेगी, है ना, आप नाखून चबाना, ये सब जो चीजें हैं उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब इमोशनल तौर पे भी आप देखेंगे ना तो इमोशनली भी उसका बहुत असर होता है। इमोशनल कैसा होता है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो। डिप्रेशन जाना मतलब क्या, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मुझे अकेले रहना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ मन नहीं कर रहा है ना, या आपको आपके जो धैर्य है वो, आपका धैर्य कम हो रहा है, किसी भी चीज में पेशेंस ही नहीं रहता है ना, और अचानक से चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा जल्दी जल्दी आ जाता है, हमेशा रोने का मन करेगा, है ना, और खुद को साफ सफाई रखने का भी मन नहीं करेगा। तो इस तरह से इमोशनल लेवल पे, है ना, उसका सिम्टम दिखाई देता है। मेंटल लेवल पे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, आपकी एकाग्रता कम हो जाएगी, आप चीजें फटाफट भूलने लगोगे, आप जो डिसीजन मेकिंग आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिसीजन लेना, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, है ना, डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, पैनिक अटैक आएगा आपको। तो ये सब जब होने लगे तो वो मेंटल सिम्टम है स्ट्रेस का। अब आपको देखो कि नो इफ यू हैव दीज इंडिकेशंस, ओके, जनरल इरिटेबिलिटी, एलिवेटेड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, है ना, ट्रेम्बलिंग, इंसोमेनिया, हेडेक, इंडाइजेशन, पेन इन नेक एंड लोअर बैक, चेंजेस इन एपेटाइट्स और स्लीप। जैसे कि आपको है ना ऐसे ही इरिटेशन हो रहा है, किसी बिना किसी बात के भी आपको लग रहा है आप इरिटेट हो रहे हो, या आपका हार्ट रेट कम ज्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, बिना किसी रीजन के ही घबराहट हो रही है, शरीर में कंपन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, अपचन हो रहा है, लोअर बैक में, नेक में पेन हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम खाना, ये सब जब होने लगे ना, आप चेक करो, अगर ये सब होने लगे तो समझ जाओ कि आपको स्ट्रेस हुआ है। सबको समझ में आ रहा है? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कोई कुछ सॉरी, कोई कुछ बोल नहीं रहा है या कुछ पूछ नहीं रहा है। अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो आप बीच में पूछ सकते हो। सबने माइक्रोफोन बंद करके रखा है। हाँ, कोई बात नहीं मैम, आ रहा है अब समझ में सब। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, अभी आपका माइक बंद रखिए, है ना। हाँ जी हाँ। डिस्ट्रेस लीडिंग टू फिजिकल एलिमेंट, आपका जो ये स्ट्रेस है, जैसे मैंने बताया यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस मतलब क्या, जो स्ट्रेस के को आप हैंडल नहीं कर पाए वो डी स्ट्रेस हो जाता है, निगेटिव स्ट्रेस हो जाता है। तो उससे कौन कौन से शारीरिक बीमारियां हो सकती है, हृदय की बीमारी हो सकती है,
माइग्रेन हो सकता है, बैक नेक जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक रोग हो सकता है, स्किन का रोग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पाचन से संबंधित रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ये सारे रोग हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। अभी हम लोग देखते हैं योग वशिष्ठ में, योगा में क्या बताया है स्ट्रेस के लिए या फिर रोगों के लिए, है ना। आदिज व्याधि और अनादिज व्याधि, व्याधि मतलब रोग, है ना। तो आदिज व्याधि भी दो तरह का है, सार और सामान्य। सार मतलब कि आपको जो पहले सामान्य मतलब जो साइकोसोमेटिक डिजीज है। ओके, साइकोसोमेटिक डिजीज कौन सी, जो अभी ऊपर बताया ना मैंने इसके पहले, जो सब डिजीज जो स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में आया था, मनोशारीरिक रोग, है ना। और उसको योगा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो सार डिजीज होता है, रोग होता है, वो जन्मजात होता है, उसको तो मोक्ष मिलने पे ही ठीक हो सकता है। अब अनादिज व्याधि मतलब क्या, अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया, एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मंत्र, मणि, मेडिसिन, इस तरह से उसको, जिसे बोलते हैं ना दवा से और दुआ से ठीक हो सकता है, तो वो सब काम आएगा ना। तो इस तरह से योग वशिष्ठ में आदिज व्याधि और अनादिज व्याधि के बारे में बताया है। और जो सामान्य है, साइकोसोमेटिक है, वो हमारे स्ट्रेस में आता है। ठीक है। एंड योगा हेल्प्स टू द होस्ट, ओके, एजेंट होस्ट एनवायरमेंट, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, है ना, eradicate non-controllable for any disease, interaction of above three factors are essential. ओके, अगर आपको कोई भी रोग होता है स्ट्रेस की वजह से, तो इसमें ये तीन फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आया और कौन होस्ट है। मतलब अगर आपका फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, स्ट्रेस आएगा आप उसको कोप अप कर पाओगे। लेकिन अगर आपका फिजिकल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, रोज योगा करो आपको रोग नहीं होगा। क्यों रोग नहीं होगा? क्योंकि आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहो। लेकिन अगर आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको रोग हो सकता है। ठीक। और इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी इन्वायरमेंट कंट्रोल में नहीं होना मतलब क्या, आपकी एग्जाम है, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपने देखा ना घर में शादी है, घर में शादी होने की वजह से सब इतने मेहमान हैं और कहीं जगह नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये आपके हाथ में है ही नहीं, तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस आएगा, आप कुछ कर नहीं सकते ना। और स्ट्रेस किस बात का है वो भी देखा, तो ये तीन फैक्टर्स जो है वो ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रेस के लिए। और जो योगा है इन सभी में हमें हेल्प करता है। ठीक है। अगर आप योगा करते हो, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, तो कितना भी कोलाहल शोर हो जाए उसमें भी आप बैठ के अपनी पढ़ाई कर पाओगे। Now impact on physiology of stress, increased pupil dilation, perspiration, increased heart rate and blood pressure, rapid breathing, muscle tension, increased mental alertness and slow digestion. हमारे शरीर के जो, अभी हमने शारीरिक जो बीमारियां थी वो देखा, लेकिन फिजियोलॉजी पे, मतलब हमारे जो ऑर्गन है ना, उन पे किस तरह से असर होता है। तो हमारी जो आंखों की पुतलियां है ना, वो फड़फड़ाने लगना या आंखें बड़ी हो जाना, पसीने छूटना, हार्ट रेट ज्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, ब्रीदिंग फास्ट हो जाना, मसल में टेंशन आ जाना, है ना। और या हमारे अलर्टनेस ज्यादा हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। आपको अगर याद होगा मैंने बताया था, कौन सा बताया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, शेयर और एस, है ना, वो हो जाता है। तो वो सारा जो सिम्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है, और जब योगा करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक। Now summary of effect of the stress. Okay, decreased stomach mobility, increased colon mobility, increased satiety. Even after meal, this explain combination of depression and obesity, decreased brain threshold, decreased immunity, inflammatory bowel disorder, change emotional behavior. जब आपको स्ट्रेस आएगा ना, तो ये सब हो सकता है आपको। किसी किसी को लूज मोशन हो जाता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ओके। और किसी किसी को लगता है कि
मैं खाना खा रही हूँ लेकिन पूरा हो ही नहीं रहा है, ज्यादा खाना हो जाता है या खाना छोड़ देते हैं, है ना। या किसी किसी को है ना, मतलब पहले तो पेन सहन करने की क्षमता ज्यादा थी, दुख सहन करने की, लेकिन उसकी वजह से चिड़चिड़ापन इतना है ना कि जरा सा कुछ आता है दुख एकदम, है ना, सहनशीलता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाता है ना, और आपका जो इमोशनल बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो जाता है। Now, a single root cause can be responsible for manifestation of disease in different system. Once root cause is traced, treatment becomes simple, है ना। देखो, अगर आपको ये पता चला गया कि मेरे स्ट्रेस का कारण क्या है, उस कारण को ढूंढ के फिर बहुत आसान हो जाता है उस कारण को निकालना या उस कारण को दूर करना, है ना। When a person is stressed, it affects digestion, blood circulation, endocrine system, immune system, and the end result is onset of symptoms pertaining to the various system affected. So, integrated or holistic approach of yoga therapy allows us to treat person rather than symptoms treating root cause. अभी देखो, जिस व्यक्ति को स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस हुआ तो ये सब सिम्टम होते हैं ना, उसका डाइजेशन बदल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन, इंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हार्मोन्स रिलीजिंग वाले सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, है ना। अंत में क्या होता है कि मतलब वो सारे जो बॉडी के सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर योगा थेरेपी अच्छे से दी जाए तो ये सारे सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से रोग से दूर रहेंगे। अभी ठीक है, अभी इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करते हैं, कितना 33 आपके बुक में लिखेंगे, 33 स्लाइड। हाँ, 33 स्लाइड नंबर लिख के रखिए। अभी मुझे आप बताइए कि आपको क्या लगता है, स्ट्रेस जो है, कल हमने तो काफी डिस्कस किया भी था, स्ट्रेस के ऊपर बहुत सारे चर्चा की थी, तो आज हम लोग उसके आगे भी चर्चा करते हैं कि आपको, आपकी वजह से क्या आपको स्ट्रेस है। अगर आपको स्ट्रेस है तो इसमें से आज हमने बहुत सारे देखे सिम्टम्स, देखे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, इतने सारे देखे, तो उसमें से आपको क्या लगता है, आपको इसमें से कुछ हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आपने उसको दूर करने की कोशिश की है क्या? अगर नहीं की, क्या आपको समझ में भी आया है मुझे स्ट्रेस हुआ है क्या? मुझे उसके बारे में बताएंगे कोई भी एक, कि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स हुआ है क्या? हाँ, प्रतीक्षा जी, आप बताने वाले हो? हाँ मैम, हुआ था मुझे स्ट्रेस। काम का आया था स्ट्रेस मुझको। अच्छा, तो क्या हुआ था उसमें स्ट्रेस? आपको कैसे पता चला कि आपको स्ट्रेस हुआ है? जब काम करती थी तब इरिटेट होता था छोटी छोटी बात पर। अगर कोई बात कोई भी चीज, तो अगर वो नहीं हो रही मेरे मन के हिसाब से तो मुझे इरिटेशन होता था और मुझे ना बहुत कम जाता था। मैं हर वक्त टेंशन में रहती थी और उससे मेरा वेट भी लॉस हुआ था 1-2 किलो। अच्छा, तो आपको पता चला कि आपको स्ट्रेस है, फिर क्या आप अभी भी उसी कंडीशन में हो कि अब पहले से बेटर है? मैम आप पहले से बहुत बेटर है। मैंने योगा किया था, अनुलोम विलोम प्राणायाम ओम उच्चारण में किया करती थी जब मुझे स्ट्रेस आता। जब स्ट्रेस आता था तब अनुलोम विलोम और ये करते थे आप? हाँ ठीक है। देखो अभी प्रतीक्षा जी, आप तो है ना बहुत समझदार हो कि आपको ये भी पता चला कि मुझे स्ट्रेस आया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको तो पता भी नहीं चलता कि मुझे स्ट्रेस आया है। ये जानकारी होना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग योगा करते हैं, योगा से क्या होता है, हम लोग बहुत बार देखते हैं, योगा से क्या होता है, अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस क्या होती है, मतलब जागरूकता आती है कि मुझे स्ट्रेस हुआ है। ये जानना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब आप ये जानोगे कि मुझे स्ट्रेस हुआ है, तब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर उसका आप, उसकी जड़ क्या है, उसका रूट क्या है, उसका कारण क्या है, वो ढूंढोगे और फिर उसको आप सॉल्व करोगे, है ना। हाँ तो मैम। योगा, हाँ हाँ मैथिली जी। हाँ मैम,
मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। मुझे भी स्ट्रेस आया था जब मेरे पापा को अटैक आया था। हम्म, वो बहुत बुरी हालत में थे। तो 99% ब्लॉक थे मैडम, ओ, और एक 80% और एक 99%। तो उनको बाईपास करने के लिए बोला था। तब घर में सभी मेरी मम्मी, मेरी भाई और मैं सभी स्ट्रेस में थे। पर मैं इतना स्ट्रेस में गई थी कि डिप्रेशन में जाने का वक्त आया था। तो मेरे जो ठाकुर सर है उन्होंने बताया कि तुम इतना टेंशन मत लो, पापा का अच्छा ही होगा, पापा ठीक हो गए। तो तुम ध्यान करना शुरू करो, ओमकार और सूर्य नमस्कार करना शुरू करो। तो मैं तभी से सूर्य नमस्कार और ध्यान प्राणायाम शुरू करना शुरुआत की मैंने। तभी से मेरा हाल मतलब मैं क्या बोलते हैं, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। बाहर आ गए, बाहर आ गए, बराबर है ना। और सभी को मैं बोलती थी कि टेंशन मत लेना। मैं टेंशन देती थी पहले, पर मैं जब से सूर्य नमस्कार और ये करना, ध्यान करना स्टार्ट किया, तो मैं दूसरों को बोलती थी टेंशन मत लेना। इस कोई भी हाल का सोल्यूशन नहीं है कि टेंशन देना। ओके, बहुत अच्छा। देखो, योगा में तो स्ट्रेस तो सबको है, तनाव, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश बताया है, ये तो सभी को आता है। ऐसा कोई इंसान है जो बोलेगा कि मुझे इसमें से कोई एक क्लेश नहीं है? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उस क्लेश को समझने के लिए या उसको झेलने के लिए जो हमें क्षमता चाहिए, जो हमें पावर चाहिए, जो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो हमें योगा से ही मिलती है। तो उसमें बताया है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 क्रिया योग करने से हमारा जो क्लेश है वो कम होगा। तो कैसे कम होगा, है ना? तप करना। तप करना मतलब क्या? तप का एक मतलब होता है कि तपस्या करना, हिमालय में जाके आंख बंद करके मेडिटेशन करना। या तप का दूसरा मतलब भी होता है कि अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से पालन करना। आपकी क्या ड्यूटी है उसको ठीक से करो। ठीक है। अभी ड्यूटी कौन कौन सी होती है? एक मदर है, उसकी क्या ड्यूटी है? एक डॉक्टर है, उसकी क्या ड्यूटी है? एक पुलिस वाला है, उसकी क्या ड्यूटी है ना? सबके अलग अलग ड्यूटी होती है। लेकिन अगर सब आप अपने ड्यूटी के लिए ईमानदार हो, अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस कम आएगा, क्योंकि आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन है कि आई एम गिविंग माई 100%। जब आप अपना 100% देते हो ना, तो आपको खुद से सेटिस्फेक्शन रहता है और स्ट्रेस लेवल आपका कम रहेगा। और स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या? 2 अर्थ है। एक तो हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, दूसरा है स्वयं का अध्ययन करना। ओके। अब स्क्रिप्चर पढ़ने से हमारा तनाव कैसे दूर होगा, क्लेश कैसे दूर होगा? क्योंकि हमारे हर स्क्रिप्चर में भगवत गीता, इसमें से कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ ऊपर करो। भगवत गीता इसमें से कितने लोगों ने पढ़ा है? भगवत गीता से, ठीक है। या फिर पतंजलि योग सूत्र कितने लोगों ने पढ़ा है? क्या पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता पढ़ने से, मतलब आसन प्राणायाम छोड़ दो, आसन प्राणायाम से तो सबको मालूम है स्ट्रेस कम हो जाएगा फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, क्या ये किताबें पढ़ के भी आपका स्ट्रेस दूर हुआ है क्या? या आपका तनाव कम हुआ है क्या? क्या आपकी सोच बदली है क्या? हाँ शीतल सर। मेरा एक बोलना है कि मुझे भी स्ट्रेस आता है कभी कभी। क्यों आता है? तो जो एक्सपेक्टेशंस है घर के या फैमिली के। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, तो उसी वजह से स्ट्रेस आता है। तो मेरा ये समझना है या मेरा में ये मानना है। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ, भगवत गीता में जो वचन है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? ना तुम कुछ लेके आए थे, ना तुम कुछ लेके जाओगे। जो लिया यही से लिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, और बराबर। कल किसी और का हो जाएगा। ये जो वचन है,
वो ध्यान में लाता हूँ मैं, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसी की वजह से मेरा टेंशन और स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। एग्जैक्टली, है ना, कि अगर हमें सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ने से, स्वाध्याय करने से भी हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। आसन प्राणायाम करने से तो हमें सबको आइडिया है, लेकिन स्क्रिप्चर पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, हमारे ग्रंथ पढ़ने से भी हमारा स्ट्रेस दूर होता है, क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज आता है, ज्ञान आता है, एक समझ आती है। सब कुछ कहाँ पे है, ये चित्त के लेवल पे सब होता है। जैसे एक पल आपको ऐसा लगा कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है, और दूसरी पल आपको एक फोन आया कि आपको इतना फायदा हो गया। एक पल आप एकदम डिप्रेस्ड हो गए थे, ऐसा लगा था सुसाइड कर ले, लेकिन दूसरे ही पल आपको जब ऐसा पता चला कि आपको इतना फायदा हो गया, आप ही एकदम खुश हो गए। ऐसा क्या था, क्या था? सब ये चित्त के लेवल पे था, आपके मन में था। मन को एक ऐसा न्यूज आया कि वो ऊपर गया, मन को एक ऐसा न्यूज आया कि वो खुश हो गया, दुख हो गया। तो लेकिन अगर हम समत्व में रहते हैं, समत्व में रहना क्या मतलब? बैलेंस में रहना। बैलेंस में रहना मतलब क्या, कि जब अच्छी न्यूज आई दुखी नहीं हुए, सॉरी खुश नहीं हुए ज्यादा, और जब बुरी न्यूज आई ज्यादा दुखी नहीं हुए। तो उससे क्या हो गया, समत्व में आने से ना उस जो भी स्ट्रेस है उसका असर ही कम हो जाता है। और एक है ना? बात बताना चाहता हूँ, हाँ सर। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, आप सबके लिए अच्छा सोचो हमेशा। मतलब आप सबके लिए अगर अच्छा सोचोगे, सबके लिए कुछ अच्छा करोगे, तो आप किसी के लिए करोगे तो आपके लिए कोई तो करता रहेगा, जो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि आपके लिए किसने कुछ अच्छा किया है। इसलिए ये सोच रखना चाहिए कि हमेशा आप सभी का अच्छा हो, या ऐसा ही प्रार्थना करे, ऐसा ही हाँ, सोच क्योंकि ये रखें। कर्म कर्म हमारा जो ये अपना इंडियन माइथोलॉजी जो है, या हमारा जो मोक्ष शास्त्र है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? कि जन्म और मृत्यु लेना, है ना, पुनर्जन्म होना, इसके ऊपर बेस्ड है अपना माइथोलॉजी। या हमारे जितने ग्रंथ हैं, या जो मोक्ष शास्त्र हम जिसको बोलते हैं, मोक्ष शास्त्र मतलब कि पुनर्जन्म में यकीन करना। अगर पुनर्जन्म है तो उसके लिए हमें फिर कर्म सिद्धांत को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्जन्म, आपको जो दूसरा जन्म मिलेगा उसमें आपको कितनी इंद्रियां मिलेगी, कितने सेंस ऑर्गन मिलेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? आपके कर्म डिसाइड करेंगे। क्योंकि इंद्रिय क्या करने के लिए है, सेंस ऑर्गन हमें क्या करने के लिए? हमें भोग भोगने के लिए है। उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उससे हमें अनुभव मिलता है, उससे है ना, आंख देखने का अनुभव मिलता है, कान से सुनने का। तो हमारे पास अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, ऐसे हम बोल सकते हैं 11 इंद्रिय मिली हुई है ना, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया था। अगर अभी भगवत गीता में बताया है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो मनुष्य जीवन से ऊपर का जीवन मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको मनुष्य के जीवन से कम नीचे का जन्म मिलेगा। मतलब क्या, कि आपके सेंस ऑर्गन कम हो जाएंगे, आपकी जो इंद्रिया है वो कम हो जाएगी। तभी जैसे पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी इंद्रिय कम होती, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है ना, होता है ना वो। बराबर। तो ये कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत मतलब कि आप जैसा कर्म करोगे उतनी इंद्रिय आपको मिलेगी, वैसा आप भोग भोगोगे। और अगर आप बुरा कर्म करोगे, कम इंद्रिय मिलेगी, तो आप कम भोग भोग पाओगे, एक्सपीरियंस कम कर पाओगे। तो इसीलिए जो शीतल सर ने बताया कि अच्छा कर्म करो, सबके लिए अच्छा सोचो। अच्छा सोचना मतलब कि क्या? अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करना, उससे क्या होगा, आपको और अच्छा इंजॉयमेंट मिलेगा। और इंजॉयमेंट अच्छा है या बुरा है कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो ये अच्छा इंजॉयमेंट है, लेकिन अगर आपको दुख हो रहा है तो इसका मतलब आपने जो पाप कर्म किए थे उसकी वजह से आपको दुख मिल रहा है। और ऐसी एक बात है कि दूसरे आदमी ने या दूसरे किसी आपके रिश्तेदार ने, आपके जो कोई भी मित्र है, उन्होंने आपके लिए क्या किया है वो आप मत देखो। आप मत सोचो कि उसने मेरे लिए अच्छा किया बुरा किया, ये आप मत सोचो। आप उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो वो करो। हाँ, क्योंकि आपके कर्म है, किसी और के कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। आप जो नहीं, कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। एकदम सही बताया सर ने ना, कि आप जैसा कर, दूसरे के कर्म के साथ आप अपने कर्म को नहीं तौल सकते। जो दूसरे ने जो कर्म किया है वो उसका कर्म करेगा, उसको उसके हिसाब से उसका फल मिलेगा। आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, उसका कर्म का फल आपको मिलेगा। तो तप स्वाध्याय है ना, ये दो हमारा क्लियर हो गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या करना?
ईश्वर की सेवा करना या हमेशा हाँ, ईश्वर के दोनों मीनिंग है कि ईश्वर की सेवा करना भी, दूसरा कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना, जिसको हम बोलते हैं ना निष्काम कर्म। काम मतलब करना। आप कर्म कर रहे हो लेकिन निष्काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हो, आप तो ईश्वर के लिए कर रहे हो वो कर्म, है वही ना? तो भगवत गीता में बताया है ना, एग्जैक्टली। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाफलेशु कदाचन, करेक्ट है ना, कि आपका जो कर्म होना चाहिए निष्काम कर्म होना चाहिए। जैसे हम टेंशन में कभी आते हैं, जैसे आपके कोई घर में है, कोई आपका बेटा बेटी है ना, उसने बताया था कि मैं रात को 10 बजे कॉलेज से या स्कूल से छूट के आ जाऊंगी, लेकिन वो 10 बजे घर नहीं पहुंचते और आपने फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप तनावग्रस्त हो सकते हो, है ना? या तो आप दूसरा क्या कर सकते हो कि अपने तनाव को दूर करने के लिए आप अच्छे विचार भी मन में ला सकते हो, या आप भगवान को सरेंडर कर सकते हो, ईश्वर को पूर्ण सरेंडर। जो कोई सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है उसको कंप्लीट सरेंडर कर दो। कंप्लीट सरेंडर करने से क्या होगा? आपको शांति मिलेगी कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा, मेरे जो कर्म अच्छे किए हैं तो वो मुझे अच्छा ही उसका फल देगा। तो उससे भी आपको तुरंत मानसिक एक शांति मिलेगी और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिचुएशन में आपको ईश्वर प्रणिधान करना है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इस तरह से हमें क्लेशों से कम करने में हेल्प करेंगे, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेंगे। हाँ, हमारे पास 5 मिनट है, किसी को और कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं है, बताना नहीं है? अभी जो आपने जो अभी जो आज का जो लेक्चर है वो इस पर आ गया ना, आ जाएगा ना?